नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। आवाज मिल रही है हमारी? नमस्कार गुरुजी। हाँ गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। प्रणाम सर। गुरुजी आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज मिल रही है अनुराधा जी? बोलिए आप कुछ। जी मिल गुरुजी रही है अब सर। आई। प्रणाम गुरुजी अब आई आप लोगों आवाज। की आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं आज हमारे ईयरफोन में फिर गड़बड़ी हो गई है। मैं 1 मिनट कोशिश करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। क्लास चलती है, बताओ। हम्म। अब कुछ बोले कोई? अनुराधा जी कुछ बोलने का प्रयास कीजिए। हेलो। आवाज आ रही है गुरुजी आपको? की आवाज ठीक आ रही है गुरुजी। हमारी नहीं पहुंच पा रही आपको। आ रही है गुरुजी आवाज आपको? अब देखिए तो आप बोल करके आप लोग। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आ गया। अब ये लगता है ये कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, रोज परेशान करता है। प्रणाम गुरुजी। उसको प्रणाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उसको बदल देने का समय आ गया। हाँ, उसको बदल लेने। ये कभी कभी ना मैं ये वाला भी यूज कर लेता हूँ, वो भी यूज कर लेता हूँ, तो पता नहीं कभी कभी क्या गड़बड़ हो जाता है। अपने से वो हमको उतना तुरंत तुरंत सेटिंग चेंज करने के लिए आता नहीं है। गुरुजी कल मैं हेलो। हाँ विश्वजीत बताओ। कल मैं अनीता जी को कॉल करके ना थोड़ा गाइड कर दूंगा, वो एक बार रीसेट कर देंगे उसको तो वो कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर। रिसेट में अभी 2 बार किया उसको। नहीं, वहां से नहीं, सिस्टम से करना पड़ेगा। एक बार फॉरगेट करके फिर से कनेक्ट करेंगे ना तो वो फिर सही चलेगा। फॉर्मेट करके। हाँ, फॉरगेट कर देंगे वहां से ब्लूटूथ को, उसके बाद फिर कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। चलो फिर अनीता को बता देना, तो वो यदि कर ले तो बढ़िया है। ठीक है, ठीक है। क्या क्या प्रश्न है आप लोगों के मन में, पहले कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न नहीं? ओम प्रकाश जी, कुमार प्रवीण बताओ भाई। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी एक छोटी सी पत्रिका देने के लिए
आपसे रिक्वेस्ट की थी कोई भी पत्रिका लेके कोई भी लगन लगा के अभी उस पर थोड़ा सा ज्योति के क्वेश्चन को डिसाइड करना थोड़ा सा। वो मैं आज एक पत्रिका रखा हूँ आप लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना? जी उस पे डिस्कस कर लेंगे। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, एक प्रश्न है। गुरु जी आप बोलिए, कंटिन्यू ऊपर तक। प्रवीण जी आप मैं कर लें प्लीज। हाँ, हाँ, आप कर। मैं ये पूछना चाह रहा था गुरु जी, जैसे च्युति का क्वेश्चन आता है कोई और लगन में चर राशि है प्रश्नोदय राशि है, तो एक तो चीज हमने ये देख ली, एक नेगेटिव मिल गया एक पॉजिटिव मिल गया, इसके बाद हमें लगन मेन लगन पे ही फोकस करना है। लगन की पोजीशन लगन की पोजीशन देखनी है ना, लगन मतलब किस कंडीशन में है। अगर लगन अच्छी कंडीशन में है, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, तो उसको हमें यस बोल देना है। तो हाँ, ऐसे ही करना है। ज्यादातर केस में हाँ बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत और इसका एक्सेप्शन क्या होगा गुरु जी, जो केस नहीं। जिसमें ना बोलना हो, इसका एक्सेप्शन क्या होगा जिस केस में हमें ना बोलना होगा? लग्न में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, लगन पृष्ठोदयी में हो, तो ये उसका अगेंस्ट हो गया, समझ रहे हैं? थैंक यू। मेरा ये था प्रश्न गुरु जी कि ये जो चारों हमने बेसिकली याद रखा है कि पहला से च्युति हो गया फिर वृद्धि हो गया, उसी तरह से बाकी दोनों घर भी हो गए, चारों जो हमने याद किया है, इसको हर तरह के जो प्रश्न है उस पे किस तरह से इसको लगा के हम लोग याद रख सकते हैं कि हाँ ये चारों चीजें हो रहा है। एक तो हर ये था। हर प्रश्नों के ऊपर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़े वहां लगाने की जरूरत, ठीक है ना? जहां जहां चर्चा किया गया ना ताजीक में, वैसे वैसे प्रश्नों के लिए लगाएं तो ज्यादा अच्छा, ठीक है? ठीक है गुरु जी। सब जगह और यूज करने की जरूरत ये समझ गया। और कल जो हमने लास्ट में वो पढ़ा था कि जो बच्चों का जो डेथ से रिलेटेड चीजों में पढ़ा था, उसमें 12वां उसका कारक हो गया और हमने ये देखा कि 12वां भाव अच्छी स्थिति में है, लग्नेश 12वें का संयोग हो रहा है और 12वें में चंद्रमा भी बैठे हुए, इस तरह से करके हमने देखा आयु उनका अच्छा बना और आयु जो है आयुवान हो गए, वो बालक हो गया। उसी तरह से अगर हमें अष्टम का प्रश्न आया गुरु जी, तो उस पर्टिकुलर समय में या मान लीजिए छठे भाव का प्रश्न आया, तो वहां पे चंद्रमा का रहना शुभ भाव में अच्छा माना जाएगा और इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे वहां भी क्या? कह सकते हैं। ठीक है। ये यही एक डाउट था कि अष्टम से प्रश्न आ गया कि भाई हमारा जायदाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस समय का सिचुएशन ये हो गया कि लग्नेश अष्टम में चला गया, अष्टमेश लग्नेश में चला लगन में चला गया, अष्टमेश और लग्न का अच्छा संबंध केंद्र त्रिकोण में बन गया, अष्टम में मून चला गया। और ये इसी तरह ये देखेंगे और फिर हमें बाकी डिविजनल चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है बाकी सबके लग्न में होना चाहिए, अष्टम तो डिविजनल चार्ट में तो नहीं देखेंगे ना गुरु जी? आवाज आ रहा है गुरु जी? आवाज हुआ। हेलो। हाँ गुरु जी अभी थोड़ा आया। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैंने कहा कि जो अष्टम भाव का उसी का एक्सटेंशन में इसका मतलब ये हुआ कि अष्टम भाव से रिलेटेड अगर प्रश्न हो गया तो लग्नेश का अष्टम में बैठना, अष्टमेश का लगन में बैठना, अष्टमेश का अष्टम में बैठा रहना और चंद्रमा का भी अष्टम में बैठा रहना, चंद्रमा का अष्टमेश से रिलेशन बनना, जो कि अदरवाइज सारी चीजों के लिए उल्टा है, यहाँ पे बिल्कुल इसको सही पाएंगे। यही करें ना? जी हाँ। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। मुझे पूरा नाम याद आ गया है, तुम थोड़ा सा भी लिखो मैं तुमको बब्बर तो बोलूंगा ही।
गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं भी यही क्वेश्चन पूछ रही थी जो अभी ओम प्रकाश भैया ने पूछा कि लग्नेश का अष्टम में और अष्टम का लग्नेश यदि एक साथ हो तो हम उससे कौन कौन से प्रश्न हल कर सकते हैं। आपने ये लिखवाया था हमें, कैसे प्रश्नों में इसको हम समझेंगे, जैसे कि गुप्त धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ज्योतिष से रिलेटेड हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से जो 8वें भाव से हाँ, रिलेटेड हो। इसमें कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जी आगे गुरुजी। हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो 8वां नहीं, अभी तो छठे में जाना है। अभी 5वां एक दो चार श्लोक रह गया है, उसका आपने दो चार गुरुजी श्लोक। आपने ये 4th में लिखवाया था तो फिर उस समय समझ नहीं आया, मैंने बाद में देखा तो इसलिए। और गुरुजी अच्छा, कोई एक बात नहीं। एक क्वेश्चन और था कि अगर किसी का सामान चोरी हो जाता है, जैसे मोबाइल गुम गया, तो फिर वो सप्तम से देखेंगे गुरुजी, वो कैसे देखेंगे, उसमें कार्येश क्या मानेंगे और कैसे देखेंगे। वो आगे आएगा, अपने आप समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत। वो किसी फ्रेंड के हस्बैंड का खो गया था तो मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैंने कहा मुझे नहीं आता अभी ये करना। बोलना इस ठीक ठीक ही बोला कि अभी नहीं आता। हाँ ठीक है। वो मिल भी गया उनका फिर, लेकिन फिर वो तो बढ़िया है। वेडनेसडे को खोया था तो मैंने टाइम हम्म, नोट किया था, तो फिर मैंने बोला नहीं आता मुझे। अच्छा, ठीक कोई है बात गुरु। नहीं। चलो ठीक है ना, गुरु दो जी। चार दिन में सब हल मिल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। तो यहाँ हम लोगों ने 5वें स्थान से संबंधित कुछ श्लोक पढ़े था। भवन प्रदीप का एक दो श्लोक है, वो पढ़ लेते हैं। कहता है, मास ज्ञानस्य परीक्षायाम गर्भिना भृगुनंदन लग्नात् स्याद्यावती स्थाने मास न्याख्याति तावतः सुतात संख्या तदा वाच्या यदा धर्मात् परम गतः। यदि प्रसव कितने महीने में होगा ऐसा प्रश्न हो तो लग्न से शुक्र जितने स्थान में हो, आराम से आप लोग सुनिएगा, इसको यूज कर सकते हैं। लग्न से शुक्र जितने स्थान में हो तो उतने महीने का प्रसव कहना चाहिए। अगर ये पहले स्थान में हो 1 महीने का, दूसरे में हो तो 2 महीने का, तीसरे स्थान में हो तो 3 महीने का, 5वें स्थान में हो तो 5 महीने का, इस तरह से प्रसव कहना चाहिए। लेकिन यदि लग्न से 10वें 11वें 12वें स्थान में शुक्र आता हो तो वहां पंचम भाव से शुक्र की राशि गिनना जरूरी है। समझ में आ गया। लग्न से तब तक गिनेंगे जब तक वो नवम भाव में होगा शुक्र। नवम भाव से आगे दशम, एकादश और 12वें भाव में है तो शुक्र को पंचम से गिनना है। आप लोगों को उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, हमको तो लगता है सबने समझ लिया होगा, फिर भी देख लीजिए एक बार। लग्न है, यहाँ शुक्र है तो 2 महीना, यहाँ शुक्र है तो 3 महीने, यहाँ शुक्र है तो 4 महीने, यहाँ शुक्र है तो 5 महीने, यहाँ शुक्र है तो 6 महीने, यहाँ शुक्र है तो 7 महीने का गर्भ है, यहाँ शुक्र है तो 8 महीने का गर्भ है, और यहाँ शुक्र है तो 9 महीने का गर्भ है। अब शुक्र यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि 11 महीने का गर्भ है, होता ही नहीं है, 9 महीने तक ही गर्भ होता है। तो ये पहला हम लोगों ने समझ लिया। अब कहता है कि यदि शुक्र यहाँ है, शुक्र यहाँ है और शुक्र यहाँ है, इन तीनों भावों में है, तो गणना जो है पंचम से करना चाहिए। अर्थात ये पंचम स्थान है यहाँ से। तो अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6, छठे माह का प्रसव है। यहाँ है तो 7वें महीने का प्रसव है, और यहाँ है तो 8वें महीने का प्रसव है। ऐसा हम लोगों को बोलना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब कहता है कि अथ दिन रात्रियो कदा प्रसव संभवस्तदाह। कहता है लग्नांत लग्नांतर दिन राशिर दिवाग्रहो लग्न पश्च दिन रासो तद्दिवसे जन्मवाच्यम विपरीते व्यत्ययसाम अथ रात्रि लग्न महान महना तद तद
धीपति चेतु तस्य राशि पते बल मुह्यम दिन होरा पुम राशि स्त्री गृहे स्वे सेवम। इसका कहने का है यदि लग्न में दिवावली राशि हो और लग्न स्वामी दिवावली राशि में हो, स्थित हो, तो प्रसव दिन में होगा। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रसव दिन में होगा या रात्रि में होगा। एक साधारण सा है, ये प्रश्न आ सकता है। तो यदि ये प्रश्न आ गया आपको जन्म पत्रिका देखने के लिए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बताना कि प्रसव दिन में होगा या रात्रि में होगा। तो अब रात्रि के यहाँ प्रश्न लग्न में इसको थोड़ा आसान बनाया गया है कि यदि दिवावली लग्न हो, दिवावली रात्रि बलि ये सब आप लोगों को लिखाए हुए हैं ठीक है ना। तो दिवावली ग्रह दिवावली राशि लग्न में हो, दिवावली लग्न का स्वामी दिवावली राशि में हो स्थित हो, तो प्रसव दिन में होगा। इसके विपरीत यदि रात्रि बलि लग्न और लग्नेश रात्रि बलि राशि में हो तो रात्रि में प्रसव होगा, ऐसा कहना चाहिए। यदि लग्न दिवावली हो और लग्नेश रात्रि बलि राशि में हो तो विपरीत हो, तो दोनों में जो बलि हो, तो अगर लग्नेश बलि है तो उसके आधार पर, और लग्न बलि है तो उसके आधार पर कह देना चाहिए। आगे कहा जाता है कि यदि रात्रि बलि राशि लग्न हो और दिन में प्रश्न हो, लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी जो ग्रह है, फिर से समझिएगा, रात्रि बलि राशि लग्न हो, दिन में प्रश्न हो, प्रश्नकर्ता दिन में प्रश्न कर रहा है, लग्नेश जिस राशि में हो, मान लीजिए लग्नेश 5वें राशि में है, सिंह राशि में है, तो उसका जो स्वामी ग्रह हो अर्थात सूर्य उसका स्वामी ग्रह है, उन सभी का बल विचार कर कहना चाहिए। इस प्रकार दिन होरा पुरुष राशि स्त्री राशि में भी तर्क करना चाहिए। तो दिन में जन्म होगा रात्रि में जन्म होगा, इसके विषय में इतना समझने का जरूरत है। नीचे वाला समझ में कम आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले से आप लोग अपना काम चलाइएगा, चल जाएगा, ठीक है। कहता है अथ रात्रि लग्न महना, अर्थात रात्रि बलि राशि लग्न हो, दिन में प्रश्न हो, लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी जो ग्रह हो, उसका स्वामी जो ग्रह हो, उन सभी का बल देखकर विचार करना चाहिए। और इस प्रकार दिन होरा पुरुष राशि स्त्री राशि में भी तर्क करना चाहिए और उस आधार पर जवाब देना चाहिए कि कब जो है संतान की प्राप्ति होगी, दिन में या रात्रि में। अब है कि अस्मिन वर्षे अपत्यम भविता विलग्न विलग्न मम चमाधीशो, अर्थात है कि इस वर्ष हमारे कोई संतान होगी कि नहीं होगी। जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, इस वर्ष हमारे कोई संतान होगी कि नहीं होगी। तो क्या हमको जवाब देना है, भजतो यदि इत्थसालम तत्रेवाब्दे भवति नूनम, यदि वा मिथो ग्रहगतो स्याता मितो च संततिस्तदपि वाच्या तस्मिन् वर्षे शुभ योगा दान्यथा न पुनः सुता प्रसूत युवती ज्ञाने सुत पो अर्थ षष्टपः सूर्यात् निर्गत्योदय माया तत्तः प्रसूते च नारीरियम अथ जीव सौम्य शुक्रा आकाशे उदनीयन अस्थता केवम। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि ये प्रश्न हो कि इस साल हमारा संतान होगा या नहीं होगा, और हमने पहले भी कहा है
कि प्रश्न की भी अवधि मैक्सिमम 1 साल की ही होती है। कुछ प्रश्न की अवधि कुछ दिनों के लिए कहेंगे, कुछ सप्ताह के लिए कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम अवधि 1 साल की होती है। अगर ये कहता कि इस साल नहीं अगले साल हमें संतान होगा, तो हम इसका जवाब अलग तरीके से देंगे। लेकिन इस वर्ष हमारे कोई संतान होगी या नहीं, ऐसा प्रश्न यदि है, तो लग्न स्वामी तथा पंचम स्वामी इन दोनों का परस्पर इत्तिसाल हो तो अवश्य संतान हो। अब आप लोगों को ये दो बातें क्लियर कट पता हो गया, ये लग्न स्वामी और पंचम का स्वामी। तो पीछे जितनी बातें हमने बताई है, शीर्षोदयी लग्न हो, लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश लगन में हो, लग्नेश लगन में हो, पंचमेश पंचम को देख रहा हो, लग्न पंचम में इत्तिसाल हो, ये से सभी तथ्यों से ये समझ में आएगा कि इस साल संतान होगी। यदि लग्न स्वामी और पंचम के स्वामी दोनों एक ही स्थान में हो, अर्थात दूसरे के साथ विद्यमान हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो उस वर्ष संतति होगी, अन्यथा नहीं। ये तो आप लोग ने सब विदेश पीछे जो पढ़ाए हैं वो समझ ही गया है। यह स्त्री प्रसववती होगी अथवा नहीं, ऐसे प्रश्न में पंचम भाव तथा षष्ठ भाव का स्वामी यदि सूर्य के साथ निकल गया हो, आराम से समझिएगा, पंचम भाव तथा षष्ठ भाव का स्वामी यदि सूर्य के साथ निकल गया हो, अर्थात उदित हो गया हो, तो स्त्री प्रसववती होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका मतलब है कि पंचम का स्वामी और छठे का स्वामी दोनों सूर्य से अस्त नहीं हो, सूर्य से अस्त नहीं होकर के सूर्य के आगे निकल गया हो, तो ऐसे में प्रसववती होगी। आगे लिखता है कि यदि बृहस्पति मंगल शुक्र दशम स्थान में स्थित हो, कौन कौन बता रहा है, बृहस्पति मंगल शुक्र दशम स्थान में स्थित हो तो भी स्त्री प्रसववती होगी। अब बृहस्पति मंगल और शुक्र ये तीनों आप लोगों को हमने आगे पढ़ाया हुआ है क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट के बारे में। तो पुरुष के लिए क्या बताया है और स्त्री के लिए क्या बताया है, ये आप लोगों को पता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ कह रहा है कि बृहस्पति मंगल और शुक्र यदि दशम स्थान में स्थित हो तो ऐसे में स्त्री प्रसववती होगी, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पंचम स्थान हमारा समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि आज एक प्रश्न आया। प्रश्न अब क्या है कि किसी ने तंजानिया में काम शुरू किया है, वो कुछ खान से निकाल करके कुछ मेटल्स निकालना है, उससे उसको प्रॉफिट लॉस होना है। तो 2 इंडियन पार्टनर है और एक पार्टनर तंजानिया का। तो उसका प्रश्न आया कि ये जो तंजानिया वाला पार्टनर है, ये क्या हमारे लिए ईमानदार है, हमारा पार्टनरशिप चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, या हमको ये नुकसान देगा, ये प्रश्न आया था। तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, यदि बंद नहीं किए होंगे तो शायद ये प्रश्न आया तुला लगन में। हमने उनसे पूछा, वो अनभिज्ञ हैं, ज्योतिष के जानकार नहीं हैं। हमने उनसे पूछा कि आप 1 और 12 में से एक नंबर बता दीजिए। उन्होंने नंबर 8 बताया। समझ गए। अब इस 8 नंबर से वो लग्न का लग्न हुआ और व्यवसायिक पार्टनर अर्थात सप्तम स्थान से उसका जवाब देना है,
तो ऐसे स्थिति में हम क्या जवाब दे सकते हैं? लग्नेश, कार्येश ये सब आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो ऐसे स्थिति को आप समझ सकते हैं, इसीलिए आप बोलिए कि क्या जवाब हमको देना चाहिए। जो भी बोलना चाहते हैं हाथ उठाइएगा, इस पर अभ्यास कर लेंगे, फिर अगले छठे भाव की ओर हम लोग चलेंगे। गुरुजी हम बोले? हाँ बोलो भाई। गुरुजी हमें तो लगता है कि पार्टनर ईमानदार होगा, क्योंकि सप्तम भाव पे आपने एक पराश्री का हमें रूल बताया था कि सूर्य जो होता है वो ईमानदार और बेईमानी दोनों के लिए कहा जाता है। अगर सूर्य पर शुभ प्रभाव होता है तो जातक ईमानदार होता है, और अगर सूर्य पर अशुभ प्रभाव होता है तो जातक ईमानदार नहीं होता। तो अगर वो वाला सूत्र इस पे लगाते हैं तो सप्तम भाव जो है, सूर्य बैठा हुआ उसमें शुक्र और गुरु शुभ ग्रह बैठे और चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि है, और वैसे भी सप्तम भाव अच्छा हो गया। अगर हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि जातक ईमानदार होगा। हम आप लोगों से पहले ही कहेंगे कि कोई भी प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो आप उसके प्रभाव में आकर के उत्तर नहीं देंगे, प्रश्न में सब अपना अपना उत्तर देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राकेश शर्मा जी बताइए। ये शीर्षोदय लगन है और लग्नेश भी पंचम भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है। लगन में चंद्रमा है, सप्तम भाव पे तीन तीन शुभ ग्रहों का और सूर्य पर भी तीन शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो इससे तो लगता है कि सप्तम भाव बलवान है, तो पार्टनर ईमानदार होना चाहिए। और लगन पर भी गुरु और शुक्र का प्रभाव है। हालांकि राहु की दृष्टि भी जा रही है लगन पर और शनि की भी जा रही है। दो अशुभ ग्रहों की जा रही है, तीन अशुभ ग्रहों की जा रही है लगन पर और दो शुभ ग्रहों की जा रही है। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर। आपके माध्यम से सारे कलिक को बहुत बहुत नमस्कार। पहला दृष्टि में चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शीर्षोदयी लग्न है और स्थिर लग्न है ये। तो ये दो चीजें हैं कि इसमें बहुत ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए शीर्षोदयी लग्न को हम लोग अच्छा मान सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, ये किसी पाप कर्तरी में नहीं है। सूर्य से चंद्रमा का डिस्टेंस बना हुआ है, इसलिए शुभ चंद्रमा है। और चंद्रमा पे शुक्र और गुरु की दृष्टि है, जो इसको बहुत अत्यंत ही मजबूत बनाते हैं। तो ये सारी चीजें तो चार्ट के लिए अच्छा महसूस करा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो दूसरा प्रभाव देखने को मिल रहा है, अर्थात अच्छा दूसरा हम ये भी देखें कि अगर चंद्रमा लग्न अच्छी स्थिति में है और लग्नेश जो है ये मंगल बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, राहु से एफ्लिक्टेड जरूर है बट इनकी स्थिति अच्छी है। तो लगन लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छा होने से और चंद्रमा की स्थिति अच्छा होने से ये चार्ट को बहुत शुभ बना रहा है। और चंद्रमा षडबल में मजबूत भी काफी है, तो ये चीजें जो है बहुत ही अच्छा इसको बना रहा है। चंद्रमा हमारा बीज है, बीज बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब जो प्रश्न है बहुत पॉइंटेड है और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसमें कहीं भी कोई संदेश जातक के मन में नहीं था संदेह, और ये प्रश्न हमसे किया गया। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना पड़ेगा कि शनि की जो है प्रभाव यहाँ पे, एक तो शनि जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात अगर इनका पार्टनरशिप होगा और अपने भाव में बैठे हुए तो चतुर्थ भाव को तो अच्छा कर रहे हैं ये शनि, वो एक अच्छी स्थिति है। शनि की दृष्टि जो दसम भाव पे बना हुआ और लग्न पे बना हुआ है, ये एक प्रॉब्लम का स्थिति बनता है। और शनि जो है चंद्रमा को भी दृष्टि दे रहे हैं और लग्न को भी दृष्टि दे रहे हैं और दसम भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, अर्थात ये तीनों मिलाकर जो है ये स्थिति थोड़ी इनकी खराब कर रहा है। और ये जो गुरु और शुक्र है सप्तम भाव में, ये बुरी तरह से कंबस्ट है, तो इसके इफेक्ट को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे लग्नेश मंगल का कार्येश के साथ कहीं से कोई रिलेशनशिप नहीं बनता है। ना तो मंगल जो है वो सप्तम भाव को देख रहे हैं या सप्तमेश से कोई रिलेशनशिप है, न सप्तमेश का मंगल से कोई रिलेशनशिप है, न मंगल का कोई साल बन रहा है। तो ये एक बेसिक प्रश्न में कहा गया कि जैसे ही इनका रिलेशनशिप किसी हालत में अगर नहीं बने
तो हमको इसको नकार देना चाहिए और इसमें स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए। तो इसी दोनों के बेसिस से मंगल और शुक्र के बीच में संबंध नहीं होने से और गुरु शुक्र का कंबस्ट होने से और शनि का जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है लग्न चंद्रमा और दशम भाव को प्रभावित करने से ऐसा लगता है कि काम बहुत हद तक आगे बढ़े। और ये जो अच्छा प्रभाव है चंद्रमा पे गुरु शुक्र के कारण, तो ऐसा लगेगा कि बहुत उत्साह के साथ काम किया जाए। लेकिन अंततोगत्वा ये जो पार्टनरशिप है ये इनके हित में नहीं रहेगा, लाभकारी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा उछल कूद, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर जो है थर्ड पार्टी या कोई ब्रोकर टाइप की जो चीज होंगे जिसके थ्रू इनका रिलेशनशिप बन रहा वो इन्हें बहुत परेशान करेगा और अंत में काम के नहीं होने की संभावना है। नमस्कार। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, सौम्य राशि का लगन है और शीर्षोदय लगन है, तो यहाँ तक ठीक है। और दूसरा जो है, एक चीज और ठीक लग रही है गुरु जी, कार्य जो है कार्य भाव में बैठा लगन को देख रहा है। इसके अलावा सब चीज नेगेटिव लग रही है गुरु जी। कार्य स्वस्थ है और कार्येश का और लग्नेश का कहीं भी संबंध नहीं बन पा रहा है, और क्योंकि कार्य शुक्र है और तो इनकी जो है मतलब उसको लेके कामनाएं तो बहुत होंगी कि बहुत बड़ा काम करेंगे, जो मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के करना चाह रहे होंगे, लेकिन कहीं से भी संबंध नहीं बन पा रहा है, ना इस साल बन पा रहा है, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित हो गया। तो कुल मिला के जो है डील होनी मुश्किल है गुरु जी। और अगर किसी तरह से कर भी लेंगे तो अपनी इच्छाओं की वजह से, अपने मतलब काम को बढ़ाने की वजह से ही जो है, लालच जैसे होता है उस तरह का, उसी वजह से जो है ये मतलब जो है कुछ ना कुछ सेटबैक लगेगा और डील कैंसिल हो जाएगी। थैंक यू। रवि कुमार जी। जी सर प्रणाम। सर इनका जो प्रश्न आया है, तो चंद्रमा लग्न में बैठा है और शीर्षोदयी राशि से है, शीर्षोदयी राशि में है, तो प्रश्न इनका एकदम उचित है। और यहाँ पे अगर हम देखें, जो लग्नेश है वो पंचम में राहु के साथ बैठा है, और जो कार्येश यहाँ पे हम शुक्र को अगर समझेंगे तो कंबस्ट है और सेवेंथ हाउस में बैठा है, अपने भाव में बैठा है और लग्न को भी देख रहा है। दूसरा सर, चौथे भाव से हम ग्रोथ या वृद्धि को देखते हैं और वहां पे शनि अपने भाव में खुद बैठा है। तो ये अगर इन इन जिनके साथ भी पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर तो सकते हैं, पर इनको नुकसान होने का भी चांस है। उसकी दो वजह है। एक तो मंगल और राहु का जो संबंध है वो प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा, शुक्र कंबस्ट है और शनि की भी 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। तो ये तीन चीजें नेगेटिव है। शुक्र जो कि अपने भाव में बैठा है, गुरु भी अपने भाव में बैठा है, चंद्रमा को देख रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। तो अगर इनको राय देनी है हमें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमें ये इनको बोलना चाहिए कि आपको बहुत सावधान रह के कार्य करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सही करना है, नहीं तो धोखे का चांस है आगे जाके। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। श्रीनिवास शर्मा जी। विजय पथिकार जी। विश्वजीत, तुम ही बोलो। जी सर। तो सबसे पहले तो सप्तम स्थान अपना कार्य कहेंगे, और लग्नेश और सप्तमेश का संबंध नहीं है। चंद्रमा निश्चित रूप से षडबल में मजबूत है, लेकिन और एक चीज और भी अच्छी बात है कि गुरु और शुक्र दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह की दृष्टि, और वो भी सीधी दृष्टि है। साथ में शनि की दृष्टि है, लेकिन और राहु की भी दृष्टि है। तो दो ग्रह की, दो पॉजिटिव प्लेनेट की दृष्टि और दो नेगेटिव प्लेनेट की दृष्टि, साथ में सूर्य भी तीसरा नेगेटिव आ जाता है। तो और लग्नेश और कार्येश का कोई संबंध न होना, तो कुल मिला के ये चीज अगर इन शॉर्ट कहें तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, मिला जुला कह सकते हैं कि हाँ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन एक सावधानी के साथ और चीजों को थोड़ा समझदारी के साथ चलना चाहिए। संजना रघुवंशी। हाँ गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि
इनकी जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर तो इनका ईमानदार हो सकता है, लेकिन जैसे शनि की दृष्टि है चंद्रमा पे और लग्नेश जो है राहु केतु एक्सिस में है, तो कहीं ना कहीं ये ही चिंतित हैं, यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शंका ये इनके ही जातक के ही मन में है, जो भी ये सोच रहे हैं नेगेटिव। तो जो इनका प्रश्न है कि मेरा पार्टनर ईमानदार होगा या नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जातक ही शायद इनके ही मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी है। जो इनका पार्टनर है वो तो शायद ईमानदार हो सकता है, बट इनके मन में ज्यादा नेगेटिविटी है, जातक के मन में। गुरुजी मुझे तो यही समझ आ रहा है। आशा भगत जी। गुरुजी, शुरू में देखने में तो सब चीजें सही लग रही है, पर अगर अपन देखते हैं जातक जो है, जातक का अपन धन स्थान देखते हैं, तो वो तो उसके पार्टनर के घर में है, क्योंकि जो धन स्थान का स्वामी है गुरु, वो पार्टनर वाले सप्तम स्थान में है। पर पार्टनर का जो धन स्थान का स्वामी है बुध, वो ऋण वाली जगह पर है, तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप सही नहीं रहेगी इनको। जय राय जी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे विचार में शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है उससे हमको लग रहा है कि ये सही नहीं होना चाहिए, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा पार्टनरशिप में, लेकिन कर सकते हैं। बहुत एकदम क्लीन चिट नहीं है पंडित जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें। यही रीजन है शनि और राहु का। ब्रह्मदत्त जी, आपका क्या कहना है? हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरु जी, यहाँ चंद्रमा पीड़ित लग रहा है गुरु जी। लगन में बैठा हुआ चंद्रमा, उसके कारण ऐसा लगता है कि ये खुद ही चिंतित है, इसके बारे में खुद ही कुछ परेशानी में है। वैसे पार्टनर के जो सप्तम भाव है वहाँ गुरु शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, ये तो गुरु जी अच्छा लग रहा है। और शुक्र से आए स्थान यदि देखा जाए तो मंगल और राहु हैं पंचम में, तो वो भी थोड़ा सा गुरु जी बहुत खराब तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ठीक लग रहा है गुरु जी। बस इतना ही। प्रेम प्रकाश जी। गुरुजी, ये स्थिर राशि है और शीर्षोदय लग्न है, और लग्न में चंद्रमा है जिन पर गुरु और शुक्र की दृष्टि है, और राहु और शनि भी देख रहे हैं। तो गुरुजी लग्न तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें जो सप्तम भाव है उसमें ना गुरु शुक्र अस्त हैं, और शनि से दृष्टि है चंद्रमा और राहु से दृष्टि है, तो इस कारण जो है पार्टनरशिप से लाभ नहीं मिल पाया गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार। ये 44,05,000 ये 4,45,000 एक से कौन जुड़े हुए हैं? सैमसंग से कौन जुड़े हुए हैं? सैमसंग से कौन जुड़े हैं? अगर नाम लेकर के बोल सकते हैं तो बोलें। अनुराधा भाटिया जी। गुरुजी मुझे बस एक चीज जो लग रही है कि क्योंकि बुध जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, बाकी सारी चीजें जैसे राहु की दृष्टि है लग्न पे, और जो है बुध जो है 12th हाउस को भी देख रहा है, तो इनका पेपर वर्क अगर सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरसीज बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ इनको लिटिगेशन में फंस सके। और चाहे गुरु और शुक्र जो है वो अस्त दिख रहे हैं सूर्य के संग, चंद्रमा जरूर लग्न में और स्थिर लग्न है, तो कार्य बन सकता है यदि इनके पेपर वर्क और ये सारी चीजें प्रॉपर हों। अदरवाइज
अभी देखने पे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है लग्न के ऊपर, तो कार्य डिले हो सकता है। और डिले अगर करें लेकिन अपना प्रॉपर पेपर वर्क कंप्लीट कर लें, तब ये आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, ये हमको समझ में आ रहा है। आप बोल दिए क्या रवि कुमार जी? जी सर। अच्छा, पार्टनर बेईमान होगा या ईमानदार? प्रश्न यही था ना? जी सर। तो पार्टनर होगा, सप्तम से देखेंगे, लग्न तो देखेंगे, तो पार्टनर तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बता ही दिया है कि 2 इंडियन है और एक अफ्रीकन पार्टनर। तंजानिया अफ्रीकन कंट्री में आता है ना? जी। हाँ, तो आप लोगों ने ठीक ही कहा, चंद्रमा है तो बहुत अच्छा, लेकिन पीड़ित चंद्रमा है। तो जातक अपने तरफ से बहुत प्रयास करेगा, जातक मतलब प्रश्न करता है, बहुत प्रयत्न करेगा कि हम अपने कार्य को ठीक तरह से करें। क्या आप लोग षडबल में देख भी सकते हैं कि चंद्रमा बहुत मजबूत है और लग्न भी जो है वो शीर्षोदयी है और स्थिर लग्न है, तो ये कार्य को करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन लग्न के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, कार्येश की दृष्टि है, लेकिन लग्नेश ने फिर कोई रिलेशन पलट के बनाया ही नहीं। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप बहुत अच्छा चलने वाला नहीं है। पहला तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। लग्न के ऊपर चंद्रमा चूंकि लग्न में बैठा है, तो चंद्रमा के ऊपर शनि का, सूर्य का, राहु का, कई लोगों ने सूर्य की दृष्टि को काउंट नहीं किया, ये गलत है। सूर्य की दृष्टि को काउंट कीजिए, ठीक है? तो हमने जेमिनी में बताया हुआ है शायद कि सूर्य अपने राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको शुभ ग्रह की तरह ट्रीटमेंट देना चाहिए। यहाँ नहीं बताया, यहाँ तो आपको इसको बुरा ग्रह मानना पड़ेगा, अशुभ ग्रह है तो मानना पड़ेगा। तो 3 अशुभ प्रभाव है। अब आ जाते हैं कि ये जो गुरु और शुक्र है ना, इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो देख लीजिए कहाँ कहाँ है। एक द्वादश में है और दूसरा धन स्थान में। मैंने थोड़ी कहा था कि एक धन का स्वामी बन जाना, एक द्वादश का स्वामी बन जाना, और वो पार्टनर स्थान में आकर के बैठा है। तो पार्टनर का जो मानसिक स्थिति है, क्योंकि शुक्र यहाँ स्वराशि का भी है, अस्त तो दोनों है, गुरु भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है, तो संभव है कि पार्टनर यहाँ खर्चा बहुत दिखाता रहे, हमेशा खर्चा ही दिखाता रहे, हमेशा व्यय ही दिखाता रहे, लाभ की बात ही न करे। हर महीने कहे कि इतना रुपया खर्चा हो गया, 4 लाख रुपए का माल निकला था और 6 लाख रुपया खर्च हो गया, तो 2 लाख रुपया घर से ही लगाना पड़ेगा। हर महीने का जो है सो हिसाब किताब ऐसा होना चाहिए, और अंतोगत्वा पार्टनर हमेशा व्यय दिखाता रहेगा और अपना, संभव है कि अपना प्रॉफिट निकालता रहेगा, क्योंकि शुक्र निश्चित रूप से अच्छे स्थिति में है, अस्त है, लेकिन अपने घर में है, तो पार्टनर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मंगल से, राहु से, केतु का प्रभाव है, सूर्य के साथ होने से रश्मि रहित है। तो इस जातक का ये जवाब ये था कि सर ये सही बोले आप कि ये हमेशा हमको खर्चा ही दिखाता है। जब तंजानिया जाते हैं तो इतना ही खर्चा दिखा देता है कि उसको और पैसा दे के ही आते हैं, लेके आने का तो गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना? और हम लोगों में से एक लोग 2 महीने में जाते हैं, दूसरे लोग फिर 2 महीने में जाते हैं, 10-15 दिन रहते हैं, काम वाम देख लेते हैं, चले आते हैं। रहना उसी को है, हिसाब किताब उसी को करना है। पूंजी इन दोनों का लगा है, उसका बहुत माइनर पूंजी लगा है। उसका उद्देश्य यही है कि हम आपका काम देखेंगे, यहाँ वो गुडविल उसका लगा हुआ है कि वहाँ वो तंजानिया का रहने वाला है, तो वहाँ
सबका भाषा समझेंगे, सबसे बात करेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये स्थिति है। तो आप लोगों ने सही देखा, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं देखा, सही सही देखा। आखिर में हम जब आप लोगों को कहते हैं, आज आज पक्का हो जाइएगा आप लोग आगे, कि जब किसी भी युति को देखें और स्थिति को देखें तो ये भी देखें कि वो किस स्थान का स्वामित्व रखते हैं। एक मारक स्थान का स्वामित्व रखते हैं, एक व्यय स्थान का स्वामित्व रखते हैं। गुरु और शुक्र तो यही है। भले ही नैसर्गिक रूप से दोनों शुभ ग्रह हो, कोई दिक्कत नहीं है। लग्न के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पैसा लगाता रहेगा, समझ रहे हैं ना, पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अंततोगत्वा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि सप्तम स्थान में व्ययेश और धनेश दोनों बैठा है, और साथ में कौन है? सूर्य। तो व्यय दिखाएगा, धन बनाएगा कौन? पार्टनर। आप क्या रहेंगे? तो आप परेशान रहेंगे। क्यों? शनि से, राहु से, सूर्य से दृष्ट है लग्न, इसलिए। तो हमने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से कि जो कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है वही कॉम्बिनेशन आपको एकदम से प्रश्न में मिल जाए। प्रश्न कोई भी मिलेगा और कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को स्वयं, आप लोग इतने जानकार हों कि सारे विधाओं को लगा करके और अपने हिसाब से निर्णय दें। ठीक है ना? तो ये ज्यादा उचित होगा। ठीक है। मीनू आप लोग जानते होंगे, प्रैक्टिस आप लोगों को कराती है, बहुत लोगों ने उनके साथ प्रैक्टिस का कोर्स किया होगा। वो कहती है गुरुजी इससे अच्छा है टैरो से जवाब दे दो। ठीक है ना? क्योंकि वो टैरो भी पढ़ाती है, तो टैरो बड़ा सटीक जवाब देता है। तब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो टैरो जानता ही नहीं। वो हम ये जानते हैं कि वो टैरोट कार्ड बाद में टैरोट कार्ड में परिणत हो गया। अब ये नहीं पता मुझे कि वो टैरो कार्ड निकाल करके क्या जवाब देती हैं। तो उसमें एक ही चीज देखा है कि जवाब डायरेक्ट नहीं आता, और यहाँ आप जवाब डायरेक्ट दे सकते हैं। तो क्या होगा, हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ कितना भी लीजिए, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक आप जवाब नहीं दे सकेंगे। और दूसरा कि जब तक आप पर्सन को नहीं जानेंगे, उसके देश काल परिस्थिति को नहीं जानेंगे, तो भी आपके जवाब में कमी रहेगी। ये जिस क्लाइंट की हमने बात की है, हमसे 20 साल से जुड़ा हुआ है। 2006-7 में ये हमसे जुड़ा है। अब 2024 आ गया, समझ गया, लगभग 18 साल हो गया। तो हम इसको बहुत ज्यादा करीब से जानते हैं, और हर एक 2 महीने 3 महीने में ये बात करते रहता है। तो उसके लिए जो बताते हैं वो लगभग, अभी तक आप समझ सकते हैं कि 18 साल से यदि क्लाइंट बना हुआ है और हर 2-3 महीने में प्रश्न कर लेता है, इसका मतलब है कि जवाब उसको संतोषजनक मिलता है, तभी तो वो जुड़ा हुआ है ना। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो अभी तक टूट गया होता। और हमने क्या कहा, हर एक 2 महीने में प्रश्न करता है, इसका मतलब है कि अगले 2 महीने का रिजल्ट उसको चाहिए। ज्यादा दूर का रिजल्ट बाद बोलता है, दूर का गुरुजी बाद में करना, ये 2 महीना बताओ पहले। ठीक है ना? तो वो 2 महीने में जो जो बताया वो बताएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ गुरुजी, ये नहीं हुआ, ये सब हो गया। तो वो इस तरह से रिजल्ट लेकर के आता है। तो चूंकि आप कहेंगे कि आप उसको इतना अच्छा क्यों बता पाए, क्योंकि आप लोगों को लगेगा ना कि गुरुजी कैसे बता दिए कि व्यय ज्यादा दिखा देगा, खर्चा ज्यादा दिखा देगा। तो हम उसके परिस्थितियों को भी समझते हैं कि जब वो वहां रहेगा नहीं तो पार्टनर क्या करेगा? खर्चा ही दिखाता रहेगा। अब आज
वो क्या कहते हैं, जेसीबी चलता है और क्या क्या चलता है, आज ये खराब हो गया, कल वो खराब हो गया, इसको ठीक कराने में 25,000 लग गया, उसको ठीक कराने में 50,000 लग गया, ये सब चल रहा है। अब ये लोग, इन लोगों को यदि पार्टनरशिप से हटा भी देता है तो भी 50,000 50 लाख रुपए का नुकसान। अभी 2-3 महीने हुआ काम शुरू किए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह की दिक्कत है, तो इसको जानने के बाद और अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अनुराधा जी बताइए क्या प्रश्न। रुचि, जैसे अभी आपने समझाया, हम समझ गए। प्रश्न कुंडली में हम लोगों ने इस क्वेश्चन में खाली लग्न और कार्येश को देखा, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड प्रश्न था। तो क्या इसमें बुध की स्थिति को हम प्रश्न कुंडली में नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। बहुत जरूरी नहीं है हमारे, मतलब स्थिति जैसे छठे भाव में बुध बैठे हैं जाके, ना कोई जरूरी नहीं है देखना। और दूसरी बात गुरुजी, जिन्होंने ये प्रश्न किया उनके जो तंजानियन पार्टनर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं कि तंजानिया के हैं? तंजानिया ने, वो इंडियन ओरिजिन का नहीं है। दो लोग इंडिया से है, एक लोग तंजानिया से। तो मतलब हम लोग जब भी प्रश्न कुंडली देखें तो खाली लग्न और कार्येश, इन दोनों की स्थिति को देखकर ही उत्तर देना चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दोनों के ऊपर होना चाहिए। और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ये अगर वो हटते हैं तो इनको नुकसान होगा, तो क्या ये ऑन पेपर इनको लिटिगेशन नहीं आएगा? आप विदेश में जाकर के कहाँ कहाँ क्या क्या कीजिएगा, सोचिएगा चलो ये माथा मारा, खत्म किया, 50 लाख रुपए डूबा, हटाओ यहाँ से, चलो भी इंडिया, ठीक है ना। लोग जाकर के ज्यादा माथा मारी नहीं करते, ठीक है ना। ये लीगल मान लो फाइट करेंगे, अब का वहाँ का क्या रूल है नहीं है, सब तंजानिया बोलेगा, भाषा का अंतर है, आप कुछ समझोगे नहीं, समझाएगा अलग, समझाने के लिए अलग जो है तो ट्रांसलेटर रखना होगा। तो बहुत दिक्कत होता है, भाषा नहीं समझना, उसके साथ पार्टनरशिप का होना बहुत प्रॉब्लम। रवि कुमार जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। धन्यवाद। सर एक बहुत बेसिक प्रश्न है सर। प्रश्नकर्ता कौन हो सकता है? अब जैसे इसमें आपके जो पार्टनर है वो खुद आए, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो पार्टनर की शायद वाइफ आए, या उसका लड़का है, या हो सकता है कि कोई दूर का रिश्तेदार आए। तो इसमें प्रश्न की कितनी वैलिडिटी है सर? या तो व्यक्ति हमेशा हमको प्रश्न ही लग्न है या प्रश्नकर्ता ही लग्न है, यही दो चीजों को वैलिड मानना है, ठीक है, तीसरे को नहीं मानना। सर इसका अर्थ यह है कि जिसके बारे में प्रश्न है उसी को ही पूछना है? जी हाँ। ओके, ठीक है सर। तो जैसे अगर जैसे, या आप शायद बाद में पढ़ाएंगे, पर जैसे कोई चीज गुम जाती है, तो कोई व्यक्ति गुम गया तो उसका रिश्तेदार को ही प्रश्न करना है कि कब मिलेगा, कोई तीसरा पर्सन नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है, तीसरा पर्सन भी पूछ रहा है तो किसके लिए पूछ रहा है, प्रश्न किसके लिए है वो लग्न हो जाए। हाँ, ओके। बाकी किस परिस्थिति के लिए पूछा जा रहा है, कि खो गया, भाग गया, किस परिस्थिति के लिए पूछा जा रहा है, तो उसको जहां से देखेंगे वो कार्य हो जाएगा। समझ गए ना? नहीं सर, नहीं आया आगे सर। समझेंगे, चलिए कोई जी बात सर। नहीं। ओम प्रकाश कुमार जी आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न ये है कि इस प्रश्न के अंदर जैसे उन्होंने पूछा कि हमारा पार्टनरशिप चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो इसके अंदर अगर यहाँ पे जो सूर्य है, ये जो शनि है, ये 10वें भाव में रहते, अपने भाव में नहीं रहते, तो उसका इम्पैक्ट सर डिफरेंट हो जाता, फिर वो चतुर्थ भाव पे क्या असर करता सर? जो बुरा असर करता चतुर्थ को भी। अभी चतुर्थ पे बुरा असर उतना नहीं है क्योंकि खुद वहां बैठे हुए हैं, अभी नहीं, केवल लेकिन उनकी दृष्टियां खराब है। हाँ, दृष्टियां खराब है, सब दशम को भी देखेगा, कार्य में भी कोई लाभ नहीं है, और लगन पार्टनर को भी हानि, ठीक है ना।
हाँ, उस समय तीनों भाव में परेशान करता, इसमें 2 को कर। जी। ठीक है सर। भारती। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा था कि कभी कभी हम लग्नेश और कार्येश को का संबंध ना भी बनाएं तो भी केवल हम लग्न से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हम इस कुंडली में ये माने कि 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, चंद्रमा वहां पे स्थित है लग्न में, लेकिन उसके बावजूद शनि और सूर्य और 3 ग्रहों की अशुभ दृष्टि होने के बावजूद हमने कार्य को मना कर दिया। जी ये हाँ। अच्छा नहीं। तो खाली अगर हमें लग्न से आंसर देना है तो फिर हम इस तरीके से देंगे, अगर हम कार्येश के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं भी आप बिठाते। कह सकते हैं कि चूंकि लग्न के ऊपर 3 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, ठीक है ना, जी जी। ऐसे स्थिति में कार्य का होना दिखाई नहीं देता। पर गुरुजी एक चीज है कि भले गुरु और शुक्र अस्त है, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि तो शुभ ही मानी जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल शुभ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसको कहा कि इसकी दृष्टि शुभ नहीं मानी जाएगी। और ठीक गुरुजी है वो ना। जो आपने वो पराश्री में हमें ये रूल बताया था कि सूर्य के अगर शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्या शुभ ग्रह के प्रभाव में होती है? आपने आपने हमें पढ़ाया था, हो सकता है कि मेरे को कुछ गलत भी याद हो कि कोई जातक ईमानदार है या नहीं, ये हम उसको सूर्य से देखेंगे कि सूर्य यदि अच्छी स्थिति में हो और अगर उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक ईमानदार होता है। ये शायद आपने हमें उसमें पढ़ाया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस विषय को भी समझ सकते हैं। तो शुभ जी प्रभाव में है, लेकिन जो वो शुभ प्रभाव देने वाले दोनों ग्रह हैं ना, जी। वो तात्कालिक रूप से आपको बेईमान ही बनाता है, धन और व्यय का स्वामी। फिर समझ हम उनके गए? स्वामित्व की तरफ चले गए फिर हम। बिल्कुल, हम लोगों को सब बातों को यदि ध्यान में नहीं रखेंगे जी तो फिर हमको दिक्कत होगा ना। सब जी बातों को ध्यान में रखना है। पहले हमने शुभ ग्रह माना, कहाँ उससे कोई उससे जो रिजल्ट हो सकता था उसको देखने का प्रयास किया। जी फिर तो हमको उसको उसका स्वामित्व तो कहाँ का है, और वो भी आप लोग देख रहे हो कि लग्न के दोनों तरफ, एक तरफ 7 दूसरे तरफ 9, अर्थात दोनों मूल त्रिकोण राशि उसका मारक और 12वें स्थान व्यय स्थान का है। तो फिर उसको जी इसका प्रभाव तो रहेगा कि नहीं जी। रहेगा। बिल्कुल उस बिल्कुल। प्रभाव उसका प्रभाव सूर्य के ऊपर जाने के कारण जातक का पार्टनर अर्थात सामने वाला बेईमान हो सकता है। जी गुरुजी जी, अगर गुरुजी वहां पे मूल त्रिकोण राशि की जगह दूसरी राशियां होती तब भी क्या हम तो तब फिर। तब हम इतना तरीके से नहीं बोलते। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक चीज मुझे समझ नहीं आई जो भी रवि जी ने भी पूछी, मेरा भी कंफ्यूजन है कि जैसे मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी नेबर है, उनके संतान नहीं है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो मेरी जो फ्रेंड है उसकी संतान कब होगी, तो लग्न कौन हुआ? वही हुई जिसके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जी हाँ, लग्न में वही हुई जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछे। जी गुरुजी। फिर गुरुजी आप फिर वही हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे जो आज आपने बताए हैं कि जी पंचमेश और लग्नेश का इत्तिसाल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरे मन में अभी ये प्रश्न उठा तो मैं ये टाइम नोट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं लग्न बना के और कर सकती हूँ, या किसी से कोई पर्ची उठवा के, जैसे सपोज करो। बिल्कुल कर सकती हो, जी लेकिन इसको जैसे तैसे खेलो मत। हाँ, जब रियल जेन्युइन में प्रश्न आ जाते हैं तो उस समय हमने कहा कि उसको भी बोलो, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, और आप भी अपने परमात्मा को याद करके उससे बोलिए कि एक प्रश्न बताइए, एक 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 अक्षर बताइए, एक एक बता दो, नंबर बता दो भैया 1 से 12 के बीच में, ठीक है ना। वो जो नंबर बताएगा, हमने जैसे पूछा कि भगवान को याद करो 1 से 12 के बीच का नंबर बोलो, उसने बोला 8। मैंने जी। 8 लगा दिया, हमको कुछ नहीं करना और गुरुजी है। उसने इससे तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। पर गुरुजी उसने तो पूछा ही नहीं, मैं मेरे ही मन में है कि क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मेरे ही मन में प्रश्न है, वो मुझसे नहीं पूछती, मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो ये ऐसी स्थिति प्रश्न में है, इसको जन्म लेना पड़ता है, आपके चाहने से नहीं होता। नहीं आएगा ठीक आंसर है, इसका। ठीक है ना, ये प्रश्न है, जी इसको जन्म लेना पड़ता है, ये आपके चाहने से नहीं ठीक है होता। गुरु। ठीक है गुरुजी। ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। हम्म, अच्छा गुरु जी,
कई दफा ऐसा होता है, जैसे अभी भारती जी पूछ रहे थे कि प्रश्न जो है वो जैसे हम कह देते हैं कि मेरे बेटे के आगे बेटा कब होगा, तो क्या उसमें पंचम भाव को हम बेटा माने या लगन को माने? लगन आपका बेटा हो गया, अब उसको बेटा जो होगा वो पंचम से होगा। ठीक ठीक है गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो अब हम गुरुदेव, लोग, हाँ जी बोलिए ओम प्रकाश जी। इनका आपका बर्थ कुंडली भी आपके पास होगा गुरुजी, जिन्होंने प्रश्न पूछा है? उसकी दशा अंतर दशाएं क्या इसको कह रही थी खर्चा का? आप दिखा देता हूँ ना, आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देख लीजिए। जी, नहीं, शुक्र शुक्र। शुक्र कौन है, मूल त्रिकोण कहाँ है उसका? जी, अष्टमेय से गुरुजी, हम्म, अष्टमेय से, और धन का कारक भी है, एफ्लिक्टेड है शनि के साथ, इसका एक्सिस भी बुरा है, तो घाटा तो होगा ही। पाप कर्तरी में भी है, मंगल से दृष्ट भी है। जी। हमने दो ही चीज बताया है कि पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और धन दौलत जो थोड़ा ज्यादा कमाया है उसका भी ध्यान रखो। चंद्रमा का भी इफेक्ट ले लेगा, ये भी हार्ड कैश मनी है, वो भी एफ्लिक्टेड है। ठीक है बस। तो यहाँ अभी तक ये दशा आई जनवरी में, अभी तक पत्नी को कुछ नहीं हुआ, टचवुड, लेकिन फाइनेंशियली लॉस होते जा रहा है। गुरुजी, अगर इनको पत्नी को हो जाता कुछ, तो हम कहते हैं फाइनेंस थोड़ा बच जाएगा, दोनों में से एक पे इम्पैक्ट तो आना ही था। इतना कह नहीं सकते, क्योंकि अब क्या है कि ये सप्तमेश जो है ना, वो भी बुध भी पाप कर्तरी में है, तो पत्नी को इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, अभी बहुत लंबी दशा है, हमने बोला है कि जिस दिन असर पड़ेगा आप हमको फोन कर देना। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही साथ तुरंत हो जाए। अब जब ट्रांजिट में देखेंगे कि शुक्र छठे में है, शुक्र पीड़ित है, तो हो सकता है कि उस समय पत्नी को प्रभावित करे। समझ रहे हैं ना? जी। लेकिन एक चीज को तो प्रभावित कर ही दिया है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी के विषय में बोले, धन के विषय में बोले नहीं। काल पुरुष के हिसाब से तो ये धनेश और सप्तमेश है, तो धन और सप्तम दोनों के विषय में हमको बोलना है। बात समझ में आया ना? जी। और ऐसे भी ये विपुल धन के कारक ग्रह हैं, तो विपुल धन के होने में तो परेशानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम चाहे यहाँ जाए या तंजानिया चले जाएं, ठीक है ना, हमारा जो ये वो साथ ही जाएगा। और ये परफेक्ट हो गया ना गुरुजी, आप इसका चार्ट देख रहे होंगे, तो चार्ट देखा और उसी समय प्रश्न लगाया, दोनों एक ही चीज बोल रहा है, क्लियर कट। कुमार प्रवीण जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं कहना चाह रहा हूँ, सब पत्नी पे इसलिए प्रभाव नहीं आ रहा क्योंकि बुध अपने घर को देख रहा है और गुरु की दृष्टि भी है सप्तम पे, तो वो ये भी कारण कह हो सकता है गुरु जी। वो कह सकते हैं आप, बाकी ये तो सूर्य मंगल ऐसी के इस वजह से वैसे तो पाप कतरी में है सर, लेकिन इस वजह कह से इनका सकते पार्टनरशिप भी हैं। बहुत अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव तो मजबूत दिख रहा है इसमें। पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, इंडियन पार्टनर है, उसके साथ बहुत दिनों से काम कर रहा है, अच्छा चल रहा है। और पत्नी अच्छी है भाई, ये गुरु बुध की दृष्टि है सप्तम स्थान के ऊपर। पत्नी इंटर कॉलेज में लेक्चरर है, ठीक है ना, नेट क्लियर करके नौकरी पाई है, अंग्रेजी पढ़ाती है, तो ठीक ठाक है। ओवरऑल प्रोस्पेक्ट तो पत्नी की अच्छी है, इस समय दशाएं ऐसी हैं जो थोड़ा देर के लिए उनको परेशान। उनको दिक्कत हो सकता है, मैंने ये बताया हुआ है कि दिक्कत हो सकता है, या तो अब इससे ज्यादा आगे हो सकता है कि कोई मानसिक तनाव हो पति पत्नी के बीच में, सिर्फ बीमारी ही नहीं हो, और मानसिक तनाव के विषय में कुछ ऐसे तनाव पाल रखे हो जो हमको बताना उचित नहीं समझता हो। ठीक है, तो हम क्यों उसके पीछे पड़ के कहें कि और कोई बात है, मतलब क्यों गड़े मुर्दे को उखाड़े हम। ठीक है ना, तो हमने जो कहना था वो कह रखा है, और आप लोगों ने देख ही लिया, दोनों चीज, दोनों स्थितियों को देख लिया। ठीक है ना, मैंने लगाई थी दशाई, लेकिन उसका प्रश्न आ गया ना कि
वो जो हमारा विदेश वाला पार्टनर है सर, क्या वो बेईमान होगा क्या? मैंने कहा लगा लेता हूँ, देखता हूँ बेईमान है कि ईमानदार है। ठीक है, तो आगे अब आप लोगों को छठे की बात करते हैं। तो छठे से सबसे ज्यादा बात होगी रोग की। ठीक है, तो रोग के लिए भी हमको चारों भाव एक्टिव करने पड़ेंगे। रोग के लिए चारों भाव एक्टिव करने पड़ेंगे। कौन कौन से चारों भाव होंगे? लग्न, चतुर्थ और सप्तम और दसम, ये चार भाव एक्टिव होगा। तो लग्न से चिकित्सक हो जाएगा, डॉक्टर जिसको बोलेंगे। चौथा भाव इलाज हो गया, या औषधि बोल सकते हैं। का प्रभाव क्या होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। 10वां भाव रोगी हो गया। 7वां भाव रोग हो गया। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये चिकित्सक है, ये रोग है, ये औषधि है, ये रोगी है। ठीक है ना। रोगी को यहाँ से वृद्धि प्राप्त होगा, रोग को यहाँ से वृद्धि प्राप्त होगा। निवृत्ति, रोग से निवृत्ति मिलेगी। डॉक्टर यदि अच्छा चिकित्सा करता है तो रोग से निवृत्ति मिलेगी। रोगी अपने घर को जाएगा अगर औषधि अच्छा मिलता है और लाभ होता है। तो अगर ये चारों भाव शुभ प्रभाव में हो तो बीमारी में राहत मिलेगी, बीमार ठीक होगा। अशुभ प्रभाव में होने से अलग अलग परेशानी हो सकती है। यदि लग्न पीड़ित हो जाए तो डॉक्टर बदलने का सुझाव दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही अच्छा नहीं है तो हमारा इलाज क्या करेगा। छठे एवं आठवें भाव से रोगों की तीव्रता देखी जाती है। तो उसके लिए क्या है कि लग्नेश और चंद्रमा यदि छठे आठवें भाव में हो तो रोगों की तीव्रता दिखाई देगी। अर्थात लग्नेश और चंद्रमा यदि छठे आठवें में है तो इसका मतलब है कि रोग होने की संभावना अधिक है। कहा गया है उपरोक्त जो भी भाव चारों बताया गया यहाँ पे, कोई बकरी ग्रह हो या उनके स्वामी बकरी हो तो बीमारी वापस पुनः परेशान कर सकती है। अर्थात बीमारी ठीक हो जाने के बाद भी यदि कोई ग्रह तुरंत में वक्री हो जाए, लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश, या लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान में प्रश्न करने के समय कोई ग्रह वक्री बैठा हो, तो हम क्या कहेंगे कि बीमारी जो है छूट तो जाएगी लेकिन वो पूरा दोबारा से बीमार होगा, पुनः परेशान करेगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर लग्नेश और कार्येश के रूप में छठे को यहाँ नहीं लिया गया, तो नहीं लिया गया तो नहीं लिया गया है। अगर हमको समझना है कि बीमारी नहीं होगी तो लग्नेश और षष्ठेश के संबंधों में शुभ प्रभाव को ही लेकर के चलना है। यदि हम लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और क्या नाम कहते हैं दसम स्थान को भूल जाएं, लग्न से डॉक्टर है, सप्तम से रोग है, दसम से रोगी है और औषधि चतुर्थ स्थान से है, ये हमको याद है, तो हमको कहाँ परेशानी हो रही है। कई लोगों को देखेंगे कि गरीब है, औषधि कराने का अब पैसा ही नहीं है, डॉक्टर अच्छा है, सब चीज है, लेकिन उसको औषधि प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है
कि दशम स्थान और चतुर्थ स्थान पीड़ित हो गया। तो आपको क्या है, सामर्थ्य में नहीं आ पा रहा है, इतना बड़ा रोग हो गया कि आप इलाज ही नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, आप सरेंडर कर जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग को मैंने देखा है कि वह अब चला गया, मैक्स में बता रहा है कि इसमें टोटल खर्चा 60 लाख रुपया है। अब उसको मेडिक्लेम 5 लाख का 10 लाख का है, उसको खर्चा बताया 60 लाख। अब बेचारा मैक्स में इलाज करा पाएगा क्या? कितना भी बड़ा आदमी हो वो क्या करेगा? एक मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए भी मुश्किल है। वो क्या करेगा? ऑल इंडिया जाएगा, सफदरजंग जाएगा, राम मनोहर लोहिया जाएगा कि अब वहां उसको इलाज मिल जाए। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में बहुत जगह हमको इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो इस प्रकार से हमको जवाब देने का अवसर प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि यदि 10वें भाव के स्वामी यदि वक्री ग्रह के साथ हो तो बीमारी वापस परेशान कर सकती है। शुभ ग्रह यदि लग्न, पंचम, सप्तम, अष्टम तथा चंद्रमा, देखिएगा शुभ ग्रह कहाँ? लग्न, और कहाँ? पंचम, और कहाँ? सप्तम, और कहाँ? अष्टम, और चंद्रमा उपचय स्थान में कहाँ है? तीसरा, कहाँ? छठा, कहाँ? 10वां, कहाँ? 11वां। तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा वृद्धि दिलाएगा, पोषण ज्यादा होगा, क्योंकि वो उपचय स्थान में, उपचय स्थान को वृद्धि का स्थान कहते हैं। और शुभ प्रभाव कहाँ कहाँ है? लग्न के ऊपर है, पंचम के ऊपर है, सप्तम जहां से रोगी को देखते हैं, तो पंचम से क्या हो गया? हमारे पूर्वार्जित कर्म हो गए। अष्टम से के ऊपर शुभ प्रभाव है, इसका मतलब है कि हमारा आयु अभी है, तो इसीलिए बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, अष्टमेश या चंद्रमा उपचय स्थान में हो, लग्न पर शुभ प्रभाव हो, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। अब यहाँ अष्टमेश क्यों लिया गया है? अष्टमेश या चंद्रमा उपचय स्थान में हो, तो अष्टमेश का मतलब हो गया आयु स्थान का स्वामी। यदि वो वृद्धि स्थान में है, उपचय स्थान में है, तो वो क्या हो जाएगा कि आयु की वृद्धि कर देगा। और चंद्रमा भी उपचय स्थान में है, तो हमको पोषण भी प्राप्त होता रहेगा, जिसकी वजह से बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। सप्तम में जो राशि या ग्रह हो उससे संबंधित बीमारी होना चाहिए। सप्तम में जो राशि और ग्रह हो, यहाँ अलग से इस बात को समझने की जरूरत है कि मेडिकल में या हम अपने होरा पराशरी ज्योतिष में छठे से बीमारी, छठे से छठे, षष्ठेश के साथ बैठे ग्रह से बीमारी को समझते हैं। और यहाँ सप्तम में जो ग्रह स्थित हो या जो राशि स्थित हो, उससे हमको बीमारी समझने की जरूरत है। आज हम अपने तरफ से इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में आएंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बीमारी वाले विषय को ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, एक बार रिकॉर्ड कीजिएगा, नोट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सब चीज समझ में आना चाहिए। आप अष्टम स्थान का चर्चा किया, वो उपचय में जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या रोग बढ़ जाना चाहिए? नहीं, आयु के विषय में चर्चा हो रही है, यहाँ रोग के विषय में तो चर्चा हो ही नहीं रही है। तो क्यों चर्चा किया गया अष्टम का? ये सब बातें अपने आप में आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कर सकेंगे। अगर एक आध लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए, अच्छी बात है, कभी कभी प्रश्न नहीं भी आना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते।